ये संस्कारवादी नहीं है, ये राष्ट्रवादी नहीं है, केवल इनके मुंह में राष्ट्रवाद का नारा है, दिलों में इनके अंदर बहुत कुछ है। ये कहने के लिए कह सकते हैं कि हम झोला उठाएंगे चल देंगे, ये कहने के लिए कह सकते हैं कि हमें गलती पाना तो चौराहे पर फांसी पर चढ़ा देना। अरे अपनी गलती सुनने को तुम तैयार नहीं हो तो चौराहे पर चढ़ने की बात क्या करते हो? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश बहुत ही गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। अभी तक हमने देखा कि देश में जो कोई अपने हक की आवाज़, जनता के हक की आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो पत्रकार हो या किसी और सोशल एक्टिविस्ट हो या सियासी आदमी हो, उन लोगों को मुसलसल जेलों में भेजा जा रहा है। और ये एक लंबी लिस्ट है, वो सब दोबारा ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि हम एक डेमोक्रेसी से तानाशाही की तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ऐसा बहुत लोग महसूस कर रहे हैं। अब एक बिल्कुल नई किस्म की खबर है। अब तक हम, आप, जनता के लोग पार्लियामेंट में होती हुई बहस को देखा करते थे, सुना करते थे और अपोजिशन के लोग जो कुछ बोलते थे, उससे एक तरह से डेमोक्रेसी में यकीन रखने वालों को ताकत मिलती थी और वो ताकत ही डेमोक्रेसी की ताकत है, मुल्क की ताकत है, ऐसा समझा जाता रहा है। लेकिन अब कुछ नए किस्म की बात सामने आई है। वो ये है कि अब आने वाला पार्लियामेंट का सेशन जो है, मानसून सत्र, उससे पहले पार्लियामेंट की तरफ से एक शब्दावली के बारे में, यानी टर्मिनोलॉजी क्या इस्तेमाल हो, क्या ना हो। आपने अक्सर एक लफ्ज़ सुना होगा कि अनपार्लियामेंट्री लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, यानी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें ताकि समाज में उसका कोई गलत मैसेज जाए। लेकिन उस सब के बावजूद ऐसे बहुत से मुहावरे, बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते रहे हैं पार्लियामेंट में, पक्ष की और विपक्ष की दोनों की तरफ से, और उनके कुछ मानी होते हैं, मानी समझे जाते हैं। अब उन पे भी एक तरह से रोक लगाई जा रही है। अब मैं आपको बता दूं, एक खबर पढ़ के सुना देता हूं, न्यूज़ एजेंसी से है और मैं समझता हूं कि आपको ये पूरी खबर बताना बहुत ज़रूरी है। हम इस पर बात करेंगे नागपुर से जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब से, लेकिन उनसे बात शुरू करने से पहले मैं ये खबर आपको बता देता हूं। खबर में कहा गया है, संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों और भावों को सूचीबद्ध करने वाली नई पुस्तिका यानी बुकलेट जारी की है। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में जुमला जीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट, शर्मिंदा, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, भ्रष्ट जैसे लफ्जों का इस्तेमाल अनपार्लियामेंट्री समझा जाएगा। नई इस बुकलेट में नाटक, पाखंड और अक्षम यानी कम सलाहियत वाला, उसको भी असंसदीय माना जाएगा। ये इसके साथ साथ कुछ और अल्फाज भी हैं, मैं बता दूं आपको। अराजकतावादी, अ, शकुनी, तानाशाह, तानाशाही, जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी और खून की खेती, इस तरह के दर्जनों अल्फाज हैं जिनको पार्लियामेंट की लैंग्वेज से हटाने की खबर आई है। इस पर बात करेंगे कि आखिर ये क्या है। इसके अलावा श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, अभी तक आपके पास खबर पहुंच चुकी होगी कि वहां के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे फरार होकर के मालदीव पहुंच गए और एक खबर यह भी है कि शायद वो मालदीव से सिंगापुर पहुंचने वाले हैं या चले जाएंगे। वहां मालदीव में बाकायदा उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमारे मुल्क में ऐसे शख्स को क्यों आने दिया। उसके बारे में, अक्सर श्रीलंका में होने वाले वाकयात के बारे में यह कहा जा रहा है कि भारत को इससे सीख लेनी चाहिए। भारत को क्या सीख लेनी चाहिए, जनता को सीखना चाहिए या सरकार को सीखना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अहम दोनों खबरें हैं जिस पर
हमें कुछ और गहराई से समझने की जरूरत है। इसमें हमारी मदद कर रहे हैं जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और नागपुर में रहते हैं। शब्बीर विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये जो पार्लियामेंट में शब्दों की सूची, जो लिस्ट सामने आई है कि इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके क्या मानी है? आप इसे कैसे समझ रहे हैं? आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। सवाल ये है कि संसदीय भाषा और संसदीय भाषा दो भाषाएं होते हैं। संसदीय भाषा ये है जिसे कहीं भी बोला जाए तो किसी की आत्मा को तकलीफ न पहुंचे, किसी को बुरा न लगे। और संसदीय भाषा वो है जिस भाषा से उत्तेजना जन्म लेती है और आदमी के अंदर क्रोध को पैदा करता है और जिसमें बात को सुनने में भी गंदा दिखाई देता हो। लेकिन अभी जो शब्दों को आपने पढ़ा है और हमने भी खुद पढ़ा है अखबारों में, हमारे यहाँ के दैनिक भास्कर में ये छपा है और उसमें बहुत सी बातें कह दी गई हैं। जैसे अब आपको बताया जाए, भ्रष्ट शब्द तक को भी नहीं आप वहां कह सकते हैं, यानी ये भ्रष्टता करें तो भी आप भ्रष्ट नहीं बोल सकते हैं। और ये मालूम है आपको, ये आप अब तो ये बात कार्रवाई में आएगी ही नहीं कि अच्छा आप। अच्छा अच्छा अच्छा, भ्रष्ट लफ्ज खत्म होने का मतलब ये है, मैं तो ये इसमें कहना चाहूंगा कि इसमें जो पार्टी भी हुकूमत में रही, जो भी पार्टी रही, शायद ही कोई ऐसा एक इंसान कहीं कोई मिलेगा जो उसे उसने भ्रष्टाचार ना किया हो। और अगर मैंने तो इस हद तक एक एमएलए को कहते सुना है कि अगर मैं नहीं भी मांगता तो अफसरान आकर के खुद पैसा देते हैं, यानी वो भ्रष्टाचार का महीना बाकायदा बंधा होता है, एक आम एमएलए और एमपी तक का भी। तो जो जिस काम को दोनों तरफ के लोगों ने खूब किया हो, जब भी मौका मिला हो, वो लफ्ज भी वहां से खत्म हो जाए तो इसके क्या मानिए? देखिए, एक चीज अब आपको मैं बताऊं। अब आपने बात कह दिया एमएलए और इसका, मैं आपको ये बताऊं कि देश के लोकतंत्र की बुनियाद लोक से जरूर है, मगर पार्लियामेंट और एमएलए जो बनने वाले बुनियाद हैं, ये खुद भ्रष्टता पर आधारित है। अगर हम्म भ्रष्टता क्या है, भ्रष्टता केवल पैसे का लेन देन नहीं है, ये ध्यान लीजिएगा। हम्म अपने पद का दबाव डालना भी भ्रष्टाचार है। लोहिया जी ने बहुत पहले कहा था, समझ लीजिएगा। भय को दिखाना भी भ्रष्टाचार है, डर बैठा करके काम कराना भी भ्रष्टाचार है, पैसा देना भी भ्रष्टाचार है। तो आज अगर आप चुनाव के मौके पर जाइएगा, चुनाव के अंदर भी अगर आप जाएंगे, तो आप यही देखेंगे, बिना भ्रष्टाचार के चुनाव कोई जीत नहीं पा रहा है साहब। यहां हम्म तक कि किसी समाज का वोट काटना है तो उस समाज के कैंडिडेट हम अपने पैसे से खड़ा कर देते हैं कि चल तू हम्म लड़, क्योंकि कम से कम तुम्हारा समाज उसके तरफ नहीं जाएगा तो हम जीत कर आएंगे। हम्म भ्रष्टाचार पर बहस किया जाएगा तो बहुत बड़ी लंबी बहस होगी। और हम्म एक बात बताएं, एक पुराने कहावत में कहा गया है कि काजल की कोठरी में कितों से आनो जाए, एक लिख काजर लागे पे लागे हैं। तो हम्म देश के इस लोकतांत्रिक भवन में जाने वाले संसद हो या मिनिस्टर हो, ये कहीं से अपने आप को पवित्र के लिए भले गंगा स्नान कर ले, लेकिन लोगों की नजरों में एक लिख काजर लागे पे लागे हैं। एक भ्रष्टाचार का आरोप तो किसी पर कभी भी कहीं भी चिपक जाता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये भाषा क्यों बंद किया जा रहा है, इस पर हमको सोचना है। जी 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 जो जी। लोकतंत्र में हमें हर चीज बोलने की आजादी है, भाई हम वो भाषा ना बोले जो कानों को सुनने में बुरा लगे, लेकिन हम उस भाषा को कैसे रोक देंगे कि जिस भाषा से आदमी का चरित्र उजागर होता हो, जिस हम्म भाषा से आदमी के तरफ आदमी देखता हो। जैसे हम्म आज आप ये बात बता दीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर आपकी रिपोर्टिंग में है कि इसमें डाकू के केस में फंसे हुए लोग हैं, बलात्कार के केस में फंसे हुए लोग हैं, ये है। अगर वो आदमी अगर किसी चीज को खड़ा हो तो बलात्कारी कह देना, डाकू कह देना, भले वो विचाराधीन कैदी है तो हम्म उसके ऊपर ये आरोप चिपका हुआ, लेकिन हम्म इस पर भी बैन लगाए जा रहे हैं। कारण क्या है समझिएगा। हम्म, आप शायद पार्लियामेंट को पहले देख रहे होंगे जी चलते हुए हालत में। जी जी तो जी। चलते हुए हालत में जैसे नाटकबाजी शब्द किसी एमपी के मुंह से निकलता था, तो पूरा सदन एक व्यक्ति के तरफ देखने लगता था। अब मैं हम्म, उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, जी 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 जी। एक व्यक्ति की तरफ देखने लगता था। फिर बयानबाजी पर, यानी फेंकू के शब्द का या किसी और चीज का जैसे नाम आता था, फिर पूरा सदन, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसी व्यक्ति के तरफ देखने लगता था। उसके अलावा जो आपके यहाँ वो कहा गया है शब्द है पाखंड, अगर हम्म पाखंड का भी नाम आता था तो हम्म लोग उसी उसी व्यक्ति के तरफ देखने लगते थे।
तो संकेत के आधार पर जब लोगों की नजरें उधर जाने लगी, तो शायद लोकसभा अध्यक्ष ने सोचा कि इन शब्दों को अगर हम नहीं निकालेंगे तो मानसून सत्र में बहुत सी बातें आने वाली है, बहुत सी चीजें उजागर हो चुकी हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अदानी के यहाँ से हीरोइन का पकड़ा जाना और ये होना, फिर आपको फ्रांस के अंदर जो है जो जहाज के खरीदारी की जो बात चली है, और वहां की सरकार खुद उस बारे को जांच बैठा दी है, उस वहां की सरकार ने जी। बैठा दी है। फिर इसके बाद ये आएगा, तो ये सारी चीजें अगर इन शब्दों के तरफ जाएगा और सदन उसी व्यक्ति के तरफ देखने लगेगा, तो ये बड़ा ये होगा, इसलिए ये शब्द ही हटा दिए जाए, यानी जुबान काट दी जाए। अब जब जुबान काट दी जाए, ये जुबान सच की काटी जा रही है, अश्लीलता की नहीं। अश्लीलता की जुबान तो हमेशा काटनी चाहिए, इसलिए काटनी चाहिए कि अश्लीलता द्वंद को, ईर्ष्या को, द्वेष को, कपट को पैदा करता है। लेकिन जो चरित्र को उजागर करने वाले शब्द हों, उन्हें किसी तरह से बंद करना उचित दिखाई नहीं देता है। ये सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया, जैसे मालूम है कि किसी नाम को लेने के बाद लोगों की भावना उस व्यक्ति से जुड़ जाती है कि ये वही व्यक्ति होगा। तो उस व्यक्ति को संरक्षित करने के लिए संसद में इन शब्दों का प्रयोग रोका गया है, बाकी कुछ नहीं है। अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत बहुत सी बातें हैं। अब ये बता दीजिए कि आप किसी को कुछ ये भी नहीं कह सकते कि तुम दोहरा चरित्र वाले हो, दोहरा चेहरा रखते हो। ये सारी चीजों को ये तो बंदिश है। सबसे ये तो सबसे हल्का लफ्ज, सबसे जी, हल्के लफ्जों में ये होता है जो जी, आम जिंदगी में भी इस्तेमाल होता है। जी, 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 मैंने आपसे वादा किया, आपको मैंने वादा पूरा नहीं किया, तो मेरा चरित्र दोहरा हो गया। तो इतनी बात भी इतने नहीं ये भी लिखा है, नहीं कह नहीं सकते। नहीं क्या 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 सियासी लोग वाकई इतने हसास हो गए हैं? क्या वाकई इतनी छोटी बात पे नाराज होने लगे लोकतंत्र में? आखिर अच्छा, एक पहलू और भी है कि ये जो शब्दावली जो जो बताई गई है कि इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ये कोई एक सेशन या एक सरकार के लिए नहीं हो रहा है। ये ये सबके लिए आइंदा हो रहा है। ये सबके लिए हो रहा है, और आने वाली पार्लियामेंट में किसी की भी सरकार हो, उसमें इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो क्या कुछ देख रहे हैं? लोकतंत्र कितना बाकी बचेगा अगर ये सब हटा दिया नहीं, गया? इसमें ऐसा है काजमी साहब, ये सबसे बड़ी बात है कि वो चेहरे पर रोज नया एक चेहरा लगाते हैं। हुँ, वादा जनता से करते हैं लेकिन नहीं निभाते हैं। हुँ, समझ रहे हैं कि नहीं? जी, जी। मसीहा कौम का बन करके कौमों को लड़ाते हैं। हुँ, समझ रहे हैं कि नहीं? जी, जी, जी। भरा है पेट, फिर भी ये इतने हैं भूखे, हुँ, मिले जो मिले जो लूट की दौलत तो ये भी बाँट खाते हैं। तो हुँ, बड़ी अजीब-सी चीज़ है कि दोहरा चरित्र वाली बात भी आप नहीं कह सकते। हुँ, हुँ। तो इसका यानी मतलब इतना जानते हैं, लेकिन ये हाँ, सदन में आपने रोका है, सदन में रोका है, हाँ। सड़क पर कोई रोका नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन जब असंसदीय भाषा की श्रेणी में आ जाएगा, तो हाँ, इसके ऊपर दफा 504 के मुकदमे दर्ज हो जाएंगे बोलने पर, क्योंकि असंसदीय भाषा अगर सड़कों पे बोले जाते हैं तो हाँ। उसको गाली के रूप में ले लिया जाता है, और हुँ। गाली देने को जो है 504 के अंतर्गत भारत के आईपीसी की धारा में इसका प्राविधान है। यानी इसमें अभी तो मेंबर्स, पार्लियामेंट के मेंबर्स को या असेंबलियों के मेंबर्स को कंट्रोल किया गया, उससे अगला कदम आम लोगों की तरफ होगा, और उसमें पत्रकार भी होंगे, उसमें सभी लोग होंगे। तो फिर कहाँ डेमोक्रेसी कहाँ रह जाएगी, जब मैं ये भी नहीं कह पाऊंगा कि कल आपने मुझसे ये वादा किया था और आज आप पूरा क्यों नहीं कर रहे, और आप दोहरे चरित्र के आदमी हैं। मैं अगर इतना भी नहीं कह पाऊंगा, तो फिर कहाँ रह जाएगा जनतंत्र? सर सर सर, सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखे लोग दोहरा चरित्र बोलते हैं, हम्म, कम पढ़े लिखे लोग दोगला बोलते हैं कि आप हाँ, दोगले ठीक है। चरित्र के आदमी हैं। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। शब्दों के उच्चारण में भी अर्थों का मामला सामने आ जाता है। इन हम्म, परिस्थितियों पर जब हम दृष्टि डालते हैं, तो आज आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। आप बताइए ना, लोकतंत्र में कौन बड़ा है? प्रश्न खड़ा है। हम्म, लोक बड़ा कि तंत्र बड़ा? ये प्रश्न हम्म, खड़ा है। हम्म, लोकतंत्र के घोड़े पे एक तंत्र चढ़ा है, एक व्यक्ति चढ़ा है, हम्म, जो पूरे लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में लेकर बैठा हुआ है। तो फिर हम्म, लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र लोगों के जरिए
ये बता दीजिए, अभी अब मैं थोड़ा आपके प्रश्न से थोड़ा सा किनारे से होते हुए इसी प्रश्न पर आ रहा हूं। आप हाँ। ये बताइए, लोग वोट देते हैं तो पार्टी देखते हैं, प्रत्याशी देखते हैं, पैसा देखते हैं, क्या देखते हैं? हम्म, पार्टी देखते हैं, हम्म, प्रत्याशी देखते हैं और वोट देते हैं। जिन पार्टी को हमने वोट दिया उसमें से तुम निकल कर किसी और का समर्थन दो, फिर जनता के बीच आओ, क्योंकि हम्म, जनता ने तो पार्टी को देखकर वोट दिया। फिर ये बिल्कुल। लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है? फिर इस हम्म, पर भी अदालतें खामोश हैं, व्यवहार खामोश है, संस्कार खामोश है, कोई क्या बोलेगा? भाई हम्म। जनता से देखिए, सबसे बड़ी बात है ये कि तो जो ये तो ये तो सीधा ये तो सीधा सीधा जनता से विश्वासघात हुआ। जिस विश्वासघात में जो अब एमएलए वो अपने शब्द भी आप प्रयोग नहीं कर सकते, आप पार्लियामेंट में बोल ही नहीं सकते विश्वासघात किया है। क्या हाँ, बोल तो देखिए, विश्वास इस लफ्ज को डिक्शनरी से तो नहीं निकाल सकते। क्या लोगों से दिमागों से तो नहीं निकाल सकते। क्या मैंने अगर कल किसी पर भरोसा करके एक पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर वोट दिया है और वो कल अपने आप को बेचता है, नंबर एक वो क्रिमिनल है क्योंकि उसने विश्वासघात किया है। दूसरी वो पार्टी जिसने इलेक्शन हारा है, वो अपनी सरकार बनाती है इसे बेच करके। वो भी उस जनता के सामने एक तरह से बेईमान और नंगी होती है पार्टी। और ऐसा कई राज्यों में हो चुका है। अभी हाल ही में हमने महाराष्ट्र में देखा, जिस स्टेट से आप आते हैं। तो क्या कुछ है फिर? कहां जिसने वोट दिया है उसका कोई अधिकार नहीं रहा? क्या क्या है? क्यों किस तरफ कैसे जाएंगे? क्या होगा? जो पार्टियां जी, जी। अवाम में, पब्लिक में पॉपुलर नहीं है, यानी जो जो हारती है, पब्लिक उन्हें हराती है, हुकूमत में फिर वही जाकर के बैठ जाएं, फिर कहां रहा जनतंत्र? देखिए, ये बात अपने जगह पर बड़ा वास्तविक और सटीक है। आपको याद होगा, ये सरकार महाराष्ट्र की बनने से पहले हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार ने कहा था कि हमें जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है और हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन शिवसेना और भाजपा के बीच में जब तकरार बढ़ी और बढ़ने के बाद जब भाजपा से शिवसेना टूट गई, तो ऐसे में हम विपक्ष में बैठे कि सत्ता में बैठे, हमारे सामने भी समस्या थी। अगर हम विपक्ष में ही बैठने की बात करें तो सरकार नहीं बन रही थी, और सरकार नहीं बन रही थी तो ऐसी स्थिति में जनता पर दोबारा चुनाव का बोझ ही जाता। तो हमने जनता के मैंडेट में से उनके मैंडेट के लोग जब हमारे मैंडेट में शामिल हो गए, यानी हमारी मानसिकता में शामिल हो गए, तो हम्म, हमने उनसे मिलकर के ये सरकार बनाई। और जिन मुद्दे पर वो टूटे थे, उस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पद को लेकर टूटे थे, हमने उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया। लेकिन इस बार जो ये टूटे हैं, कोई विचारधारा से नहीं टूटे हैं। हम्म, ये ईडी की सरकार बनी है और हम्म, ईडी ने तोड़ा है हम्म, जो नोटिस हो। ईडी का मतलब ये समझिए, ई फॉर द एकनाथ और डी हम्म, फॉर द देवेंद्र। हम्म। एकनाथ और देवेंद्र है, और ईडी का मतलब वो भी समझ लीजिए अरे इतना। साहब, अरे साहब, ये जो नई अनपार्लियामेंट्री जबान की जो लिस्ट आई है, उसको इस्तेमाल करने से बचाने का इंतजाम कर दिया। अगर एक नाथ और वो ना होते एक साथ, देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस, हाँ। तो आप जैसे लोग फिर वही अनपार्लियामेंट्री लफ्ज इस्तेमाल करते, या ईडी का वही असली वाला मतलब बताते। ये तो जान बचाने के लिए एक रास्ता दे दिया उन लोगों ने। नहीं, नहीं, जान बचाने के लिए रास्ता नहीं दिएगा। अभी आपने अपने जुमले में एक जुमला कहा था कि क्या ये डिक्शनरी से हटा देंगे, क्या लोगों की मस्तिष्क से हटा देंगे। लेकिन सुन लीजिए, मस्तिष्क में अगर आपके कुछ भी हो, अगर वो कागज पर और जुबान से बाहर ना आए, तो मस्तिष्क में क्या है पता कैसे चलेगा? आप समझ लीजिए, अगर आप जुबान से हैं, कान से सुने और जुबान आपकी काट ली जाए, तो आप जवाब कहाँ से देंगे? तो ये सारी चीजें जो है रोकी गई हैं। और आपने बड़ा सही कहा है कि ये बात इसलिए रोकी गई है, ये सरकार इसी सरकार के लिए नहीं है, ये संसद में हर आदमी के लिए है। ये उनको न कहें, वो उनको न कहें, लेकिन सड़कों पर ये बात धीरे धीरे जब सदन से ये बाहर आएगा, तो इसे सड़क पर तो आना ही पड़ेगा। और जब हम्म, सड़क पर आएगा तो जो हम नारे में लगाते हैं, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगा, फलाना नहीं चलेगा, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, इन गद्दारों को वो तो गोली मारो कह देते, जूते मारो कह देते, क्या कह देते, वो तब तक असंसदीय नहीं था। अब असंसदीय भाषा में भ्रष्ट कहना भी असंसदीय भाषा में आ गया है। तो असंसदीय भाषा और संसदीय भाषा में अब कुछ बचेगा क्या?
संसदीय भाषा क्या रहेगा? अब मान लीजिए आप बच्चे का आपने प्रतिबंध तो लगा दिया कि साला मत कहिए। अरे हम कह देंगे बच्चे का मामा, तो साला तो बन ही जाएगा। तो तुम जनता ढूंढ लेगी, आप इसकी चिंता में मत रहिए। आपने साले पर प्रतिबंध लगा दिया है, बच्चे के मामा पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो बच्चे का मामा कहा जा सकता है। तो इस तरह से धीरे धीरे इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा। पर्यायवाची शब्दों में से कोई शब्द ढूंढ लिया जाएगा, मगर यह एक तरह से लोगों को सही ढंग से विरोध करने की भाषा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यानी उस पर भी एक शेर याद आ गई जो हम आपसे कह दें। एक जगह पूछा गया कि आप मोहब्बत का इजहार कैसे करेंगे? तो बोला हम कह करके करेंगे। उसने कहा जुबान काट ली तो? तब वो कहता है कि जुबान काट लो फिर भी फरियाद होगी, आया इश्क अश्कों से रुदाद होगी। जुबान काट लो फिर भी फरियाद होगी। तो जुबान काटने के बाद भी फरियाद हो सकती है। मोहब्बत तो आंखों से भी झलक सकती है, नफरत आंखों से भी झलक सकती है। तो ये तो होगा, लेकिन ये जानते हैं, यही सबसे बड़ी चीज है कि जब जुबान काटे जाते हैं, तब इंसान के दिमाग विस्फोटक बनते जाते हैं। और जब ये विस्फोटक बनते जाते हैं, क्योंकि जानते हैं, आजकल आधा झगड़ा रुक जाता है साहब, जबान से गाली गलौज धमकी धुमकी में, और जब यही बंद हो जाता है तो क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तब वो धमकी नहीं रह जाती, क्रिया में बदल जाती है। जब क्रिया में बदलने लगती है तो उत्पात मच जाता है। तो वो कभी और खतरनाक, वो वो और बहुत खतरनाक हो। बहुत खतरनाक है। हाँ। इसलिए इजहार ख्याल को रोकना विस्फोटक बनाना होता है। तो ये सारी चीजें, सच्चाई को कब तक आप दबा लेंगे, कब तक करेंगे? असंसदीय भाषा और संसदीय भाषा में कुछ भी नहीं है। आजकल तो क्या क्या नहीं चल रहा है। अब वहां शकुनी शब्द देखिए, शकुनी तो पात्र है महाभारत के, लेकिन वो झगड़ा लगाने में थे। ये बात को यहाँ हटाया जा रहा है, जबकि यहाँ दलाली दिलाने के दलाल कितने बीच में है, कितने शकुनी है एक दूसरे को लड़ाने के लिए। जी, 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 जी। अभी हम आपका तो ही एक न्यूज लेकिन कल का लेकिन पढ़ रहे थे, लेकिन जिसमें आपने बड़ा बढ़िया दिया है कि हाँ, सऊदी अरब के हज वाले मामले में बीच हाँ। में एक शकुनी तो है ही है, जिस जी, शकुनी जी। के जरिए भाजपा को मदद पहुंचाई जा रही है। तो वो जी, जी। सारे निष्कर्षों में देखा जाए, अब ये शकुनी शब्द भी आप नहीं बोल सकेंगे, और शकुनी मामा थे। जी, 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 बिल्कुल। जी, अच्छा अच्छा, एक चीज़, मैंने चूँकि कुछ दिन पार्लियामेंट भी कवर की है, पार्लियामेंट में देखा है मैंने लोगों को बोलते हुए, तकरीरें करते हुए, और वैसे भी लोग तो अब यूट्यूब वगैरह के ज़रिए लोगों तक पहुँच जाता है बहुत कुछ। लेकिन इसके बाद पार्लियामेंट बड़ी सूनी-सूनी हो जाएगी, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो ये सारी अब चीज़ें देखेंगे अपनी कि जगह। क्या करेंगे, क्या-क्या चीज़ों पर है। सुनी-सुनी और हुड़दंगई से कुछ नहीं, ना पार्लियामेंट में रह कहा गया है। देखिए, संसद के सदन के पटल पर जन समस्या की बातों को रखकर उसका निराकरण का रास्ता निकालने के बजाय, तुम्हारी सरकार निकम्मी है और सारे दोष मरे हुए नेहरू पर थोपने का काम संसद में चलता है। संसद में भवन बदलने का बात चलता है, भविष्य बदलने की बात नहीं चलती है। संसद में जो है लोकतंत्र की बात नहीं चलती है, षड्यंत्र की बात चलती है। लोकतंत्र में षड्यंत्र ला लिया गया है। तो अब ये सारी चीजों को देखिए, वहां पर नीतियों की पर बहस नहीं होती है, व्यक्तियों पर बहस होती है। और नीतियां आजकल धूमिल है व्यक्ति के सामने। तो जब व्यक्ति के सामने नीतियां धूमिल होने लगती हैं, तो वो संसद आज संसद भी नहीं रह गया है। जिस संसद में आप सोचते हैं, देखिए, मन हल्का करने के लिए कभी कभी ठहाके भी जरूरी हैं, और हुँ, मन हल्का करने के लिए कभी-कभी आँखों से आँसू भी ज़रूरी हैं। बिल्कुल। तो अब ठहाके नहीं लगेंगे, क्योंकि हुँ, अब मज़ाक के शब्द खत्म हो जाएँगे, और फिर जी, करुणा के भी शब्द नहीं रह गए हैं जिसे आप कहेंगे कि आँसू निकलेंगे। अब जी। आदमी को मूर्ति के समान बैठना पड़ेगा क्या, और खिलौना चाबी के खिलौने बंद करके नाचना पड़ेगा, लेकिन आँख से आँसू और होंठ पे मुस्कान लाना अब सदन के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, जी, जी। अच्छा, जिस हम भारत में जिस मरहले में हैं, जनतंत्र के जिस भी मरहले में हैं, जिस पे हमारी अब तक बात हुई, इसके साथ-साथ एक बात आ रही है बार-बार कि श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, उससे हमें भारत को कुछ सीखना चाहिए। पिछले दिनों में एक प्रोग्राम देख रहा था रवीश कुमार का, वो बार-बार बीच-बीच में कह रहे थे कि हमें क्यों सीखना चाहिए? क्या ज़रूरत है हमें सीखने की? लेकिन वो वहाँ के हालात भी बता रहे थे और इशारों-इशारों में ये भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि तकरीबन यहाँ भी वही सब कुछ हो रहा है,
लेकिन बीच बीच में बार बार ये कह रहे थे हमें क्या जरूरत है सीखने की। तो खैर वो उनका अपना तरीका नहीं, है उनके पत्रकारिता। कहने का तात्पर्य ये था, समझिए, कि समझे हुए लोगों को हर बार समझना हाँ हाँ। मुश्किल है, बहुत धोखा और प्यार समझना। जी 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 और जी। मुजरिम को बचाने की जो देता है गवाही, उसको भी बराबर का गुनहगार समझना। तो जी ये जी। बात का को वो कहना चाहते थे कि सीखना क्या है? बिल्कुल यहाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। चल ही रहा है, सीखना हाँ। क्या है? वो बिल्कुल व्यंग बिल्कुल। था, वो हाँ तो व्यंग अब का एक रंग था। आप क्या कहते हैं कि श्रीलंका के वाकयात से सरकार को सीखना चाहिए या जनता को सीखना चाहिए, ये एक बड़ा देखिए, सवाल मैं बात साफ कहूँगा, सरकार सीखने वाली नहीं है, है। जनता को सीखनी चाहिए। जनता से सीखनी ये चाहिए कि तो क्या जनता क्या 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 आप ये कह रहे हैं कि जनता को सीखने की जरूरत है, वो राष्ट्रपति भवन में घुस जाएं, प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस जाएं, जो कुछ हमने अब तक कोलंबो में देखा है? देखिए, मैं सीखने का मतलब घुसने की बात नहीं है। सीखने का मतलब मैं ये साफ कहना चाहूँगा कि ब वहाँ पर भी जिस तरह से सिंघली और ये बुद्धिस्टों का झगड़ा चला था वहाँ पर, तो जब वो उनका ये चला, तो वो तेलुगु मुसलमान और ईसाइयों के दुश्मन बन कर के लड़ाई लड़ रहे थे। हम्म आज यहाँ भी वही चलाया जा रहा है। यहाँ भी मुसलमान और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक वर्ग को भड़काया जा रहा है। तो हमारे सीखने का मतलब कि यह सीखो कि हम्म इस तरह से लड़ा करके देश की हालत क्या कर दी गई, हम्म जीडीपी कहां चली गई, कर्जा ले लेकर के किस तरह की हालत की गई, कर्जा के जरिए आज भूखमरी के शिकार तुम हो रहे हो। आज आपको बता दूं, भारत के अंदर भी ये सारी स्थितियां पैदा की जा चुकी हैं। देश की संपत्ति व्यक्तियों के हाथों में सौंपी जा रही है, संस्थाओं के हाथ में नहीं, हम्म व्यक्तियों के हाथ में सौंपी जा रही हैं। आप क्या समझ रहे हैं? आज अभी किसानों के आंदोलन ने भारत को बचा के रखा है साहब, नहीं तो हम्म 100 रुपया किलो का आटा आप खाते। ये अगर ये हम्म पूंजीपतियों के घर में चले जाते, तो ये आज जो हालत श्रीलंका में है, ये फायदा उठाने के लिए गेहूं श्रीलंका में बेच के पैसा कमाते, और हम्म, आपके यहाँ अन्न की जो है वो कमी महसूस कमी। होती, और फिर आपको ब्लैकमेल में जाना पड़ता। ये तो हम्म आंदोलन करके क्या किसानों ने बचाया इनके गोदामों में जाने से। तो हम्म ये स्थितियों से भारत नहीं बच सकता है। आज नहीं कल ये स्थिति पैदा होगी, क्योंकि इस स्थिति में जो वहां का भागा हुआ राजपक्षे हम्म राष्ट्रपति है, क्या हम्म उसके नेचर से हटा हुआ हमारे देश के प्रमुखों का है? वही हम्म नेचर है इनके अंदर भी। ये भी हम्म व्यक्तिवादी हो चुके हैं। ये समाजवादी नहीं है, ये संस्कारवादी नहीं है, ये राष्ट्रवादी नहीं है। केवल इनके मुंह में राष्ट्रवाद का नारा है, हम्म दिलों में इनके अंदर बहुत कुछ है। ये कहने के लिए कह सकते हैं कि हम झोला उठाएंगे चल देंगे, ये कहने के लिए कह सकते हैं कि हमें गलती पाना तो चौराहे पर फांसी पर चढ़ा देना। अरे अपनी गलती सुनने को तुम तैयार नहीं हो तो चौराहे पर चढ़ने की बात क्या करते हो? ये हम्म प्रेस के सामने आकर के तुम प्रेस का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो तो जनता के दायित्व का जवाब तुम क्या दे सकते हो? तो ये बातें अपने जगह पर है। हम्म। तो ये मुझे एक वाकया याद आ गया इस बीच में, जो आपने कहा कि झोला उठाएंगे चल देंगे। अभी राजपक्षे जब कोलंबो छोड़ करके पानी के जहाज में सवार हो रहे थे और उनके साथ बड़े बड़े बैग लेकर के खींच करके ले जाए जा रहे थे, तो उसमें विजुअल को देखते हुए पहला तो मेरे जहन में रिएक्शन ये आया, चूंकि मैंने सद्दाम हुसैन का वाकया भी वो सारी चीजें देखी हैं कि ये बहुत भी देख लीजिएगा, अफगानिस्तान वाला भी जो गया तो जहाज में लाद के लेके गया, तो जी वो जी। भी मैं तो मेरे मेरे जहन में सबसे पहली बात जो आई कि इन बैग्स के अंदर डॉलर्स होने चाहिए, जो भर करके लेके जा रहे होंगे। लेकिन दूसरा फौरन मेरे जहन में ये आया कि वो जो झोला उठा करके ले जाएंगे, अब जमाना पैसा किसी भी दुनिया में किसी भी हिस्से में कभी भी पहले से पहुंचाया जा सकता है। अब वो बैग भर के लेके जाने की जरूरत खाने की नहीं है। आवश्यकता का है। हाँ तो हमें क्या देखना होगा हमें नहीं मालूम, कौन ले जाएगा कौन नहीं ले जाएगा। लेकिन हालात दिन ब दिन बुरे हो रहे हैं और बहुत लोगों को, मालिया जैसे लोगों को, बहुत से लोगों को भेज दिया गया है बाहर, और उन्हें लाने की भी वो कोशिश नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। काला धन वापस लाना है, ये बात भी अब कभी नहीं होती। ऐसा कुछ करने की कोशिश भी नजर नहीं आती। तो हालात उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा बहुत लोगों का कहना है, ऐसा बहुत से लोगों का कहना है। और आपने जो बात कही कि ये जनता को सोचने की जरूरत है कि जो नफरत की सियासत वहां की गई और उसके नतीजे में उन्हें यहां तक पहुंचा दिया,
यहाँ भी ऐसे ऐसे चांसेस, ऐसे इम्कान, ऐसे हालात हो सकते हैं। ये काफी अहम, कोई बात अगर अधूरी रह गई हो तो पूरी कर लीजिएगा आप। नहीं, मैं जरा वही बात मैं कह रहा था हाँ, कि सीखना जनता को यही है कि नफरती आग को बुझाने की बात सोचनी है, नफरतों को मिटाना है और सबका हित देख करके, केवल नारा नहीं, सबका साथ सबका विकास। विकास किसका हो रहा है देश की जनता देख रही है, और साथ किसका किसका है ये सारी जनता जान रही है। लेकिन अब ये जनता कह न सके, इसलिए उनकी जुबान भी काटी जा रही है। इसीलिए हम्म, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, शब्दों पर जो है अंकुश लगाए जा रहे हैं। हम एक ही चीज आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि श्रीलंका से हमें ये सीख ले लेनी चाहिए कि नफरत देश को समाप्त कर देती है, अर्थव्यवस्था को समाप्त कर देती है। नफरत जो है, इंसानियत जब समाप्त हो जाएगी, मानवता समाप्त हो जाएगी, तो मानव में के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें मानवता को, मानव को बचा करके देश को बचाना है, और इसलिए श्रीलंका से नफरत, जो नफरत के आग के जरिए श्रीलंका का नाश हुआ है, वह आग हमारे यहाँ भी लगी हुई भी है, सुलग भी रही है। इसे बुझाने की जरूरत है, बस इतना हम उनसे रिक्वेस्ट जी, करना जी, 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 बहुत-बहुत शुक्रिया। नफ़रत की आग को बुझाना ज़रूरी है, ये बहुत ही अहम है और इसमें सभी को मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। जो भड़काने वाले हैं, नफ़रत फैलाने वाले हैं, उनका तो वो हाल होता है कि वो फिर देखते हैं कि एयरपोर्ट किस तरफ है और बंदरगाह कि कहाँ है और हमें कैसे निकलना चाहिए। और आपने जो पार्लियामेंट में जो लफ्ज़ों पर पाबंदी लगाने की बात है, उस पर भी आपने बताया कि ये बहरहाल लोकतंत्र को दबाने की कोशिश है और जब ये अल्फाज बोलने की इजाजत नहीं होगी तो फिर एक्शन होगा और एक्शन बहुत बुरा भी हो सकता है। इसलिए जो इजहार राय जिसे कहते हैं उसकी आजादी होना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी में इसकी बहुत अहमियत है। अगर पार्लियामेंट में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बोलने की इजाजत नहीं होगी, दोहरा चरित्र जैसा, विश्वासघात जैसा, अक्षम जैसा, इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जिन्होंने उनको चुन करके भेजा है उनकी भी जबानें बंद की जाएंगी, ऐसे इम्कान नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।